आपका फिर से स्वागत है विद्यासारथी यूट्यूब चैनल में। और आज जो है NMS 2025 का जो कोर्स का जो है साइंस का क्लास है। तो साइंस का क्लास में जो आज मैं जो आपको 25 क्वेश्चंस बताऊंगा। यह जो क्वेश्चंस है जो बच्चे सर सीवी रमन टैलेंट सर्च टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, और जो बच्चे NMS की भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ओके, तो इन दोनों बच्चों के लिए यह इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाला है। हो सकता है कि मैं सर सीवी रमन टैलेंट सर्च टेस्ट के लिए इन्हीं क्वेश्चंस पे अलग से वीडियो बना दूं। तो NMS की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए दोनों सेम होने जा रहा है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। और आप सभी के लिए सबसे पहले एक और ज़रूरी बात है जो आप सभी को मुझे बतानी है। तो देखिए, ग्रुप में जो आपको अगर आके कोई बोलता है कि मेरे चैनल पे आ जाओ, मेरे ग्रुप पे आ जाओ, मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, अपना नंबर मुझे दे दो या अपना फ़ोटो भेजो, किसी भी तरह का कोई भी डिटेल्स मांगता है या कुछ भी कहीं पर भी ज्वाइन होने को बोलता है या कुछ भेजने को बोलता है तो बिल्कुल मत भेजिएगा। वे सभी फ्रॉड होते हैं। मैंने हाल ही में जो है 28 लोगों को बैन किया है। 28 को मैंने बैन किया है, जिनमें से मुझे जो है 25 जो थे कंफर्म फ्रॉड थे, जिन्हें टेलीग्राम ने भी बैन कर दिया है। और जो बाकी के जो 3 बचे हुए हैं उन पर अभी जो है रिसर्च चल रहा है। अगर उन्हें भी देखा जाता है कि वे लोग भी फ्रॉड है तो उनको भी टेलीग्राम से बैन कर दिया जाएगा। 25 का जो है अकाउंट टेलीग्राम ने बैन कर दिया है। तो अब आप इसका आप संभल के रहिएगा। ओके, पर चलिए आज का क्लास अब शुरू करते हैं। बातें बहुत हो गई हैं। आपका जो है आप सभी को पता है कि अभी NMS का फॉर्म भरा रहा है, तो आप सभी तैयारी करते रहिए। और जिनको भी फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आता है या फॉर्म भरने में उनसे कोई गलती हो गई है तो दोबारा नया फॉर्म भर लिए हैं या कुछ भी परेशानी आ रही है तो टेलीग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं फ्री रहता हूँ, आपका रिप्लाई तुरंत मिल जाएगा। आप वहाँ पे अपना व्हाट्सअप नंबर भी दे सकते हैं मुझे, मैं आपको व्हाट्सअप पे मैं कॉल करूँगा, क्योंकि मैं फ़ोन कॉल नहीं कर पाता हूँ। मैं सिर्फ व्हाट्सअप कॉल और व्हाट्सअप मैसेज पे ही ले पाता हूँ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसे? तो वो अनाज, फसल, कृषि, खेती क्या कहते हैं? जल्दी से बताइएगा। और हाँ, एक और बात, आप 25 नवंबर को आपको हिस्ट्री का फ्री में नोट्स मिलेगा। हिस्ट्री का नोट्स मिलेगा, हिस्ट्री नोट्स मिलेगा आपको, फ्री में मिलेगा। पूरा फ्री होगा, 100% फ्री होने वाला है। 100% फ्री मिलेगा आपको हिस्ट्री का नोट। उसके बाद जो है जल्दी आपको मिल जाएगा। अभी तैयार नहीं हुआ है नोट्स, इसलिए आप सभी को थोड़ा वेट करना होगा। तो देखिए, जब एक ही प्रकार किस्म के फसल को बड़े पैमाने पर उगाया जाता है तो उसे फसल कहते हैं। मैंने बातों बातों में आंसर बोल दिया था, आप सभी ने शायद ध्यान नहीं दिया। किस प्रकार के फसल की जड़ों की ग्रंथियों में राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं? और बच्चे जो है कि परसों वाले जो क्लास था ना कि मैंने बनाया था कि रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुका है सर सीवी रमन टैलेंट सर्च टेस्ट का, उसमें आप सभी ने डिमांड किया था कि फेस के साथ वीडियो बनाने के लिए। तो फेस के साथ मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ क्योंकि मेरे पास बस एक ही फ़ोन है मेरे पास, ये इकलौता यही फ़ोन है। तो इससे मैं क्या सब कुछ नहीं हो पाता है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो जब हमारे मेरा चैनल ये मोनेटाइज हो जाएगा, जब मेरा इनकम आने लगेगा, तो फिर मैं एक बोर्ड ख़रीद लूँगा और आप सभी के साथ वहीं पे फिर मैं लाइव क्लास करूँगा। तो आप जल्दी से मेरी मदद करिए ताकि आप सभी के साथ मैं जल्द लाइव आऊँ। लाइव तो मैं आता ही हूँ, मतलब कैमरे पे लाइव आऊँ। किस प्रकार की फसल की जड़ों में की ग्रंथियों में राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं? तो आपके ऑप्शन है फलीदार फसल, रेशेदार, अनाज या इनमें से कोई नहीं। किन की जड़ों में राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है? तो देखिए, फलीदार फसल के जड़ों में की ग्रंथियों में जो है ना राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। राइजोबियम जीवाणु क्या करता है? तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देता है, मतलब उसको नाइट्रोजन के यौगिक में बदल देता है। आपको फलीदार की जगह दलहनी भी दे सकता है, तो आप दलहनी फसल, फलीदार फसल को दलहनी फसल भी कहा जाता है। इंग्लिश वाला भी नाम इसका याद रखिएगा कि इंग्लिश वाला भी नाम दे सकता है, तो उसको लेग्यूमिनस बोलते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया है लेग्जूमिनस क्रॉप बोलते हैं, लेग्जूमिनस प्लांट, आप जो बोलना चाहें।
निम्न में कौन सा खाद्य पदार्थ जंतुओं से प्राप्त होता है? तो दाल, फल, शहद और चावल, इन चारों में से कौन सा जो है जो हमें जंतु से प्राप्त होता है? शहद जो है हमें मधुमक्खी से प्राप्त होता है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। किस ऋतु में जायद फसल की खेती की जाती है? किस ऋतु में की जाती है? और हाँ, एक बात याद रखिएगा, अगर आपको जो एनएमएस का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में दिक्कत होगा तो आप सभी भेज दीजिए, जो है मुझे कांटेक्ट करिएगा। मैं आपका जो एडमिट कार्ड जब निकलेगा ना, एडमिट कार्ड वो आपको फ्री में डाउनलोड करके दूंगा। एडमिट कार्ड जो है आपको फ्री में डाउनलोड करके मिलेगा। एक लाइव क्लास में आऊँगा मैं, उसी लाइव क्लास में आप सभी अपना बताते जाइएगा, मैं आप सभी का डाउनलोड करते जाऊँगा। किस ऋतु में जायद फसल की खेती की जाती है? तो वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वसंत ऋतु, किस में की जाती है? मैंने इसे पिछले क्लास में बताया था कि किस ऋतु में जो है जायद फसल की खेती की जाती है। तो गर्मी में की जाती है, यानी ग्रीष्म ऋतु, ऑप्शन सी हो जाएगा। जायद फसल वे फसल होते हैं जिन्हें हम गर्मी में ही बोते हैं और गर्मी में ही उनकी कटाई कर लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है कि रेशेदार फसल के उदाहरण है। तो निम्न में कौन सा रेशेदार फसल के उदाहरण है? तो सूर्यमुखी, चना, गेहूँ, कपास, कौन सा रेशेदार फसल का उदाहरण होगा? तो रेशेदार फसल वे होते हैं जिनसे हमें रेशों की प्राप्ति होती है, रेशे यानी तंतु। तो तंतु की प्राप्ति हमें किससे होती है? तो कपास से होती है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके अलावा जूट भी एक रेशेदार फसल है, याद रखिएगा, जूट भी। रबी फसल का उदाहरण है, रबी फसल का उदाहरण है क्या है? तो धान, मक्का, सोयाबीन, गेहूँ। तो रबी फसल का उदाहरण जो है गेहूँ है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और ये तीनों जो है ना खरीफ फसल के उदाहरण है। मिट्टी को उलटने पुलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को कहते हैं। पोला मतलब कुछ लोग नहीं समझे, तो पोला मतलब होता है ढीला करना। पोला मतलब ढीला होता है। तो मिट्टी को लटने पुलटने और ढीला करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो कटाई, निराई, जुताई, सिंचाई, क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं जुताई, ऑप्शन सी सही होगा। फसल चक्रण पद्धति में मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब हम फसल चक्रण करते हैं तो मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है, मिट्टी की उर्वरता घट जाती है और उर्वरता अपरिवर्तित रहती है, या इनमें से कोई नहीं। और एक और बात आप सभी याद रखिएगा, यह जो क्लास जो है ना, यह क्लास जो है आपका अभी जो हो रही है 5 बजे, इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्लास भी होगा। नेक्स्ट क्लास आपका आज शाम 7 बजे होगा। जो बच्चे सर सी वी रमन टैलेंट सर्च टेस्ट की तैयारी करें तो 6 बजे उनका क्लास है सी वी रमन टैलेंट सर्च टेस्ट के लिए। 6 बजे के बाद उनका 8 बजे फिर से क्लास है सर सी वी रमन टैलेंट सर्च टेस्ट का। आज 2 क्लास है और एनएमएमएस का भी आज 2 क्लास होगा। तो पहला क्लास अभी हो रहा है, 2 घंटे बाद 7 बजे होगा। और सर सी वी रमन टैलेंट सर्च टेस्ट के लिए 6 बजे क्लास है, फिर आपका 8 बजे क्लास होगा। तो आप सभी क्लास में ज़रूर जुड़िएगा, मैक्सिमम बच्चे क्लास में जुड़ेंगे। फसल चक्रण पद्धति में मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए, मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। तो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए हमारे पास 3 तरीके होते हैं। तो 3 तरीके में पहला क्या होता है? तो हम खाद डालते हैं, खाद और उर्वरक का प्रयोग होता है। दूसरा क्या होता है? तो फसल चक्रण पद्धति मतलब बदल बदल के उसमें फसल लगाते हैं। तीसरा हम क्या करते हैं? तो खेतों को पड़ती छोड़ देते हैं, यानी कि कुछ महीनों के लिए उसमें कुछ नहीं उगाते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिए है, तो अनाज के दानों को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जब हम अनाज के दानों से भूसे को अलग करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? तो भंडारण, निराई, थ्रेसिंग, कटाई। तो क्या, तो पहले समझिए कि भंडारण क्या होता है। तो भंडारण में आप सभी को पता है कि जब आपके घर में अनाज आ जाता है तो आप उसे ड्रम्स में जो होता है उसमें आप उसको रखते हैं, नीम का पत्ता डाल के या जो भी दवा डाल के रखते हैं। निराई, जिसको गाँव में लोग सोहनी कहते हैं, जो बच्चे गाँव के होंगे वो समझ रहे होंगे सोहनी, जो मैं भी गाँव ही का हूँ। तो उसमें क्या करते हैं? तो खेतों से खरपतवार हटाते हैं। कटाई क्या होता है? तो फसल तैयार होने के बाद फसल को काटा जाता है। तो इसलिए ऑप्शन सी थ्रेसिंग सही हो जाएगा। इसमें जिस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है उसे थ्रेसर बोला जाता है।
निम्न में कौन सा खरपतवार का उदाहरण है? कौन सा पौधा जो है खरपतवार का उदाहरण है? तो खरपतवार किन्हें कहते हैं ये पहले आप समझिए। जब हम फसल उगाते हैं तो उसके साथ जो है ना कुछ अवांछित पौधे हो जाते हैं, मतलब जिनकी ज़रूरत नहीं भी होती है ना तो वो भी उग जाते हैं। जैसे घास फूस बीच में उग जाता है। गांव के बच्चे तो समझ ही रहे होंगे कि पूरा चैप्टर ही गांव वाले बच्चे तो इस पूरे चैप्टर को एकदम हलवा समझ के दिमाग में उनका फिट ही हो जाएगा, एकदम कभी निकलेगा ही नहीं ये चैप्टर। देखिए, खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं, ये ऊपर वाले क्वेश्चन के ऑप्शन में था। और देखिए इसमें से जो गाजर घास है खरपतवार है, ऑप्शन बी सही होगा। इसके अलावा जो अन्य खरपतवार हैं वह है खुट्टी बुट्टी, ऑक्जैलिस, आर्जीमोन, कंटेला, ये सब अदर खरपतवार हैं। वेडिसाइड वेड्स इनको बोला जाता है इंग्लिश में। दूध को दही में परिवर्तित करने वाला सूक्ष्म जीव है बैसिलस एंथ्रेसिस, राइजोबियम, माइकोबैक्टीरियम, लैक्टोबैसिलस। कौन सा जो जीवाणु है, मतलब सूक्ष्म जीव जो है जो इसको दूध को दही में बदल देता है? तो लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही होगा, लैक्टोबैसिलस दूध को दही में बदल देता है। लैक्टोबैसिलस का पूरा नाम लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस है, आपको ये भी एग्जाम में दे सकता है। मलेरिया रोग किस जीव के काटने से हो सकता है? और हाँ, आप सभी एक और बात ध्यान रखिएगा, मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक साइंस का बुक का लिंक दे दूँगा। आप उस बुक से आपको कितना तैयारी करना है, आपके स्कूल में, आप सरकारी स्कूल के ही बच्चे होंगे तो सरकारी स्कूल में आपका जो साइंस का बुक चलता है वो आपको पूरा मतलब 2-3 बार बस आप उसको रीड कर लीजिएगा। और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बुक का लिंक दे दूँगा और आप उस बुक को भी उस बुक्स का पूरा नोट्स आपको याद कर लेना है। ओके, बस उसके बाहर आपसे एनवायरनमेंट एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा। बस आपको इन्हीं ये आपका SCERT वाला और जो मैं यहाँ पे लिंक दे दूँगा उसका, वो दोनों बुक आपको साइंस के लिए पढ़ के जाना है। और SST के लिए जो आपके सरकारी स्कूल में जो 3 किताब चलता है ना, क्या क्या नाम है, अतीत से वर्तमान, हमारी दुनिया, और एक और तीसरे का नाम मैं भूल रहा हूँ, तो वही तीनों आपको पढ़ के जाना है। उन तीनों के बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा और मैथ आपका जो पढ़ाई होता है वही आएगा। तो मलेरिया रोग किसके काटने से होता है? तो मकड़ी, मच्छर, मधुमक्खी, घरेलू मक्खी, किसके काटने से होता है? तो मच्छर के काटने से होता है, सभी को पता है। तो किस मच्छर के काटने से होता है? तो मैदा एनाफ्लीज। तो ये जो बच्चे बोलते हैं कि मैदा एनाफ्लीज के काटने से हो जाता है, तो ये गलत है। क्यों? आप भी बोल रहे हैं कि क्या सर, आप भी बोल रहे हैं, तो बिल्कुल यह गलत है। कैसे गलत है तो समझिए। मादा एनाफ्लीज पहले आती है, ये मादा एनाफ्लीज है, ये आई, इस आदमी को काटा, ये नॉर्मल मच्छर है, ये नॉर्मल मच्छर, फिर इसको आया, इसको इस आदमी को काट लिया। तो जब ये मादा एनाफ्लीज इसको काटी तो इसमें क्या चला गया? इसमें चला गया प्लाज्मोडियम, जिसके कारण क्या होता है? मलेरिया होता है। फिर ये मच्छर जब इस आदमी को काटा तो इसके मच्छर के अंदर क्या चल गया? आदमी का खून है, उसके आदमी के खून में क्या था? प्लाज्मोडियम। फिर ये प्लाज्मोडियम इस मच्छर में आ गया, फिर ये मच्छर गया इसको काट लिया तो इसमें भी प्लाज्मोडियम चल गया। इस तरह से होता है। थोड़ा आवाज़ मेरी घरघराहट है कि थोड़ा मुझे सर्दी खांसी हो गया, तो जिसके कारण थोड़ा बोलने में परेशानी आ रही है, तो आप सभी थोड़ा देख लीजिएगा। सबसे पहले कौन सा प्रतिजैविक खोजा गया? कौन सा प्रतिजैविक सबसे पहले खोजा गया? तो आपके पहला ऑप्शन है पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन। तो सबसे पहला जो प्रतिजैविक खोजा गया था वो था पेनिसिलिन, ऑप्शन ए सही होगा। उसके बाद इन तीनों ऑप्शंस को भी आप याद रखिएगा कि ये तीनों भी एंटीबायोटिक यानी कि प्रतिजैविक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि पेनिसिलिन प्रतिजैविक की खोज किसने की? पेनिसिलिन प्रतिजैविक की खोज किसने की थी? तो आपका पहला ऑप्शन है एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट कॉच, लुई पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। किसने की थी? तो देखिए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन प्रतिजैविक की खोज की थी। पैकेट बंद दूध को खराब होने से बचाने के लिए किया जाता है। पैकेट बंद दूध को खराब होने से बचाने के लिए क्या किया जाता है? किण्वन, पाश्चरीकरण, भंडारण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो उसके लिए हमें पाश्चरीकरण करना होता है। तो दूध का पाश्चरीकरण कितने डिग्री सेल्सियस पे होता है? सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे।
तो देखिए दूध का पाश्चुरीकरण 60 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि मान लेते हैं कि एक आ गया 60 डिग्री सेल्सियस, एक ऑप्शन में ए में आ गया 60 है, अब बी में आ गया 70, किसको टिक मारेंगे? तो आप 60 वाले को टिक मारिएगा। मान लेते हैं ऐसे करके आता है 60-70 करके, तो 60-70 को टिक मारना है। अकेले अकेले आता है तो 60 डिग्री सेल्सियस पर आपको टिक मारना है। पैराशूट तथा चट्टानों पर चढ़ने के लिए किस पदार्थ का उपयोग रस्सी बनाने के लिए होता है? तो आपके ऑप्शन से रेयॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक, नाइलॉन। किसका उपयोग किया जाता है? तो नाइलॉन का उपयोग किया जाता है। इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं मजबूती का कि एक नाइलॉन का तार एक स्टील के तार से ज़्यादा मजबूत होता है। निम्न में कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? और हाँ, आप सभी के से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जब आप एनएमएमएस एग्ज़ाम दीजिएगा ना, तो उसका क्वेश्चन पेपर जो है, उसका क्वेश्चन पेपर का जल्द से जल्द मुझे फ़ोटो भेज दीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं उसका आंसर की आप सभी के लिए जल्दी से जल्दी बना दूँ। अब जितना जल्दी मुझे भेज देंगे ना फ़ोटो, आप घर आते ही मुझे जो क्या भेज दीजिएगा, आप सभी अपना क्वेश्चन पेपर का फ़ोटो मुझे भेज दीजिएगा। मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, टेलीग्राम कर दीजिए, ईमेल कर दीजिए, किसी भी तरीक़ा से मुझे भेज दीजिएगा। बस आपके लिए बस 2 घंटे के अंदर सारा आंसर की मैं लेकर आ जाऊँगा। ओके, बस आपसे मेरी यही एक रिक्वेस्ट है कि एनएमएस एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर आप मुझे बस भेज दीजिएगा। तो देखिए कौन सा पद प्राकृतिक बहुलक है? तो पॉलिस्टर, सेलुलोज, एक्रिलिक, नाइलॉन। तो सेलुलोज जो है ना प्राकृतिक बहुलक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्न में से किसमें सेलुलोज की प्रधानता होती है? किसमें सेलुलोज का प्रधानता होगा? कागज़ में, रबर में, प्लास्टिक में, या इनमें से कोई नहीं में? तो ऑप्शन ए सही होगा, कागज़ में रबर की सेलुलोज की प्रधानता होती है। जीवाणु द्वारा अपघटित होने वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है? जैव निम्नीकरणीय, जैव अनिम्नीकरणीय, संश्लेषित रेशे, अपघटक। क्या कहा जाता है उन्हें? तो जैव निम्नीकरणीय। और जो नहीं होते हैं उन्हें जैव अनिम्नीकरणीय बोला जाता है। और अपघटित करने वाले सूक्ष्मजीव यानी जीवाणु अपघटक कहलाते हैं। धातुओं में किस गुण के कारण उन्हें पीट कर चादर में परिवर्तित किया जा सकता है? कौन सा गुण होता है कि धातु जो होता है, मतलब लोहा, मान लेते हैं लोहा को उसका पतला पतला प्लेट में बदल जाता है, तो कुछ गुण होता होगा लोहा का, तो कौन सा गुण होता है? तन्यता, आघातवर्धनीयता, कठोरता, धात्विक चमक। कमेंट करके बताइए। तो ऑप्शन बी सही होगा इसका, आघातवर्धनीयता वो गुण होता है, उस गुण का नाम आघातवर्धनीयता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धातुओं में किस गुण के कारण उनके तार खींचे जा सकते हैं? तो पहला है आपका तन्यता, आघातवर्धनीयता, कठोरता, धात्विक चमक। तो कौन सा गुण होता है? तो तन्यता होता है। सर्वाधिक तन्य धातु कौन है? तो तांबा है। तो 2 ग्राम तांबे से 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जाता है। सबसे अधिक सक्रिय धातु है पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, सोना। कौन सा है? तो पोटेशियम है सर्वाधिक सक्रिय धातु। और दूसरे नंबर पर क्या आता है? तो सोडियम दूसरे नंबर पर, दूसरा सबसे सक्रिय धातु सोडियम है, और पहले नंबर पर तो पोटेशियम है ही। एक अधातु जिसमें चमक होती है, धातु में तो चमक होती है पर अधातु में भी होती होगी ना, कुछ कुछ में अपवाद में एक्सेप्ट होते होंगे। तो पहला है सल्फर, ब्रोमीन, आयोडीन, कार्बन। किस में होता है? तो आयोडीन में चमक होता है, ऑप्शन सी। कमरे के तापक्रम पर द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु है। कमरे के तापक्रम पर कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो पारा, ऑप्शन डी सही होगा इसका। इसको मर्क्यूरी इंग्लिश में बोलते हैं, तो वो भी आपको दे सकता है। Hg इसका सिंबल होता है, Hg इसका सिंबल होता है, याद रखिएगा। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है? सबसे कम प्रदूषक ईंधन है, जल्दी से बताइए। तो पेट्रोल, डीजल, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, इनमें से कोई नहीं। तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ऑप्शन सी सही होगा। आप सभी देखते होंगे कि आजकल सीएनजी ऑटो, सीएनजी कार, सीएनजी ट्रक्स आ रहे हैं। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास आपका कितने बजे है? जल्दी से बताइए। तो 7 बजे आपका नेक्स्ट क्लास है।